हेलो एवरीवन। मेडिको स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। करेक्ट। आप डायफ्राम के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में अगर बात की जाए तो अपन इस वीडियो के अंदर जो डायफ्राम के ओरिजिन, उसके इंसर्शन, उसके ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई और उसके एक्शन के बारे में बात करेंगे। करेक्ट। और ये जो वीडियो है अपना, ये और जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं पूरा का पूरा जो पोर्शन बनाऊंगा वो कोई भी किसी भी तरह के थ्योरेटिकल पोर्शन बनेगा। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर आप समझ जाओगे कि जो डायफ्राम है उसकी इमेजिन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से डायफ्राम होता है, क्या क्या होता है डायफ्राम के अंदर जनरली, और ये एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करेक्ट। बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम की अगर जभी भी अपन बात करें तो अपन जनरली बोलते हैं कि जो डायफ्राम है वो हमारा जनरली डोम शेप का होता है। करेक्ट। और कहने का मतलब तीन तरह के ओरिजिन होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट अगर ओरिजिन की बात करूं तो वर्टिब्रल और लंबर ओरिजिन। सेकंड है हमारे स्टेर्नम ओरिजिन। और नंबर थर्ड अगर ओरिजिन की बात की जाए वो हमारे कोई भी किसी भी तरह का कोस्टल ओरिजिन। क्या कहा मैंने? अगर आगे की तरफ जो ओरिजिन होता है उसको बोला जाता है स्टेर्नम ओरिजिन। और अगर जो साइड से जो ओरिजिन होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर मैंने कहा कि आगे से जो जिफोइड प्रोसेस के यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वो है हमारा स्टेर्नम ओरिजिन। साइड में है हमारा कोस्टल ओरिजिन। और पीछे की तरफ अगर बात करें है तो पीछे की तरफ कौन सा ओरिजिन है? वो है हमारा लंबर ओरिजिन। करेक्ट। और वर्टिब्रल ओरिजिन। करेक्ट। ये तो आ जाती है बात इनके ओरिजिन के बारे में। अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कोस्टल ओरिजिन के बारे में। तो हमारे जो रिब्स है, जो ये वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा के जो लोअर 6 वर्टिब्रा है, करेक्ट, वहाँ से ओरिजिन होता है कौन? कोस्टल। जो इसका जो कोस्टल ओरिजिन है वो लोअर 6 वहाँ से ओरिजिन होता है वर्टिब्रा से। करेक्ट। उसके बाद में कोस्टल ओरिजिन की अगर जभी भी अपन बात करें तो कोस्टल ओरिजिन की अगर मैं सिंपल तरीके से अगर बात करूं तो जो कोस्टल ओरिजिन है वो हमारे और स्टेर्नम ओरिजिन की मैंने बात करी। क्या स्टेर्नम ओरिजिन की मैंने क्या बात करी कि कोई भी किसी भी तरह का जो हमारे जो जीफोइड प्रोसेस है यहाँ पे, तो जीफोइड प्रोसेस के वहाँ से ओरिजिन होता है और उसका जो आर्च है वो ऊपर की तरफ जनरली चला जाता है। और कोस्टल ओरिजिन का मैंने कहा था कि जो लोअर 6 जो वर्टिब्रेटा है वहाँ से उसका ओरिजिन होता है जनरली। और अराइज होता है ये कोई भी किसी भी तरह के इनर सरफेस ऑफ कार्टिलेजियस से जो एडजेसेंट करता है कोई भी किसी भी तरह के लोअर 6 वर्टिब्रेटा का। करेक्ट। अब बात आ जाती है कोई भी किसी भी तरह के वर्टिब्रेटा और लंबर ओरिजिन के बारे में। तो वर्टिब्रेटा और लंबर ओरिजिन की अगर मैं जभी भी बात करूं तो वो चार तरह की से ओरिजिन होता है। कहाँ कहाँ से? एक हमारे राइट क्रस्ट से, एक हमारे लेफ्ट क्रस्ट से, और एक कोई भी किसी भी तरह के मीडियन आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट से, और कोई भी किसी एक होता है हमारे लेटरल आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स। तो मैंने चार तरह से बताया। एक क्या बताया? राइट क्रस्ट, लेफ्ट क्रस्ट, मीडियन आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट, लेटरल आर्क्यूमेंट लिगामेंट्स। अब बात आ जाती है कि मैंने ये तो बता दी कि चार तरह से ओरिजिन होता है, बट ये कैसे पता अब बात करेंगे कि मीडियन आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स होता क्या है, लेटरल आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स होता क्या है, और कोई भी किसी भी तरह के जैसे ये जो राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट होते क्या है। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह के राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। जनरली होता क्या है कि जो हमारे जो 12th थोरिसिस वर्टिब्रेटा है, और 12th थोरिसिस वर्टिब्रेटा के नीचे L1, L2, L3 रहता है, लंबर वर्टिब्रेटा। करेक्ट। और जो लंबर, जो अगर मैं बात करूं कि जो राइट की अगर बात करूं तो जो अगर राइट साइड की अगर मैं जभी भी बात करता हूं तो राइट में जो तीन लंबर वर्टिब्रेटा है, लंबर फर्स्ट वर्टिब्रेटा, लंबर सेकंड वर्टिब्रेटा और लंबर थर्ड वर्टिब्रेटा। तो वो सारे वहाँ से होता क्या है कि एक टेंडन अराइज होता है, और वो टेंडन अराइज होता है वो बना देता है एक तरह का राइट क्रस्ट। करेक्ट। और उसके बाद में अगर लेफ़्ट की अगर बात करूँ तो लेफ़्ट की अगर मैं जभी भी बात करता हूँ तो लेफ़्ट साइड की अगर सिंपल तरीके से अगर बोलूँ तो लेफ़्ट के अंदर जो L1 और जो L2 होता है वो कहने का मतलब लेफ्ट क्रस्ट बनाता है, और जो राइट क्रस्ट और जो लेफ्ट क्रस्ट है दोनों मिलके क्या बनाता है? एक तरह का क्रूरा फॉर्मेशन कर देता है।
करेक्ट। इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोटो की लिंक दूंगा, एक जो डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज घुनाव 37 पे जाके खुलेगी, और वहाँ उस लिंक के अंदर मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगा, और उस फ़ोटो के अंदर मैंने जितनी भी जो बातें कर रहा हूँ वो सारी की सारी उस पेज के अंदर मेंशन है। अगर आपको ऐसे क्लिक नहीं होता दिमाग में तो आप वो पेज देख लीजिएगा और उस पेज को समझिएगा, देखिएगा, और फिर उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अब आ जाता हूँ मैं राइट और जो मीडियन आर्ग्यूमेंट्स लिगामेंट्स और लेटरल आर्ग्यूमेंट्स लिगामेंट्स के। तो जनरली हमारा क्या है कि जो हमारा एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल्स के यहाँ पे एक मसल्स होती है, उसको जो नीचे की तरफ जाती है उसको बोला जाता है श्वास मेजर। और जो श्वास मेजर जो मसल्स हैं वो एक फेशिया से कवर करती है, जो फेशिया से कवरिंग होती है उसको बोला जाता है श्वास फेशिया। करेक्ट। और जो श्वास फेशिया है वो ऊपर की तरफ जाता है और एक तरह का फ्लैट हो जाता है। करेक्ट। और वो फ्लैट टेंडन बना लेता है, और जो फ्लैट टेंडन बना देता है और वो फॉर्मेशन कर देता है कोई भी किसी भी तरह के मीडियन आर्क्यूट्स लिगामेंट्स। तो अगर कोई पूछ लेता है आपसे कभी भी कि मीडियन आर्क्यूट्स लिगामेंट्स कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आप बता दोगे कि जो मीडियन आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स हैं इट इज़ अ नथिंग बट कोई भी किसी भी तरह का जो एक एंटेरियर फेशिया है, कोई भी किसी भी तरह का, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि सिंपल तरीके से कि इट इज़ अ नथिंग बट एंटेरियर फेशिया कवरिंग द श्वास मेजर मसल्स। ये एक तरह का एंटेरियर फेशिया है जो हमारी श्वास मेजर मसल्स को कवर करके रखता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं कोई भी किसी भी तरह के लेटरल आर्ग्यूमेंट्स लिगामेंट्स में। तो हमारे जो उसके बाद में नेक्स्ट मैंने अभी अभी कहा कि जो श्वास मेजर मसल्स है वो नीचे की तरफ जा रही है, और उसके बाद में है जो हमारी जो एक होती है हमारी क्वाड्रेटर्स मसल्स। करेक्ट। और जो क्वाड्रेटर्स मसल्स है वो फॉर्मेशन कर देते हैं क्वाड्रेटर कोई भी किसी भी तरह का लंबर, और वो क्वाड्रेटर लंबर दो तरह के फेशिया से कवरिंग होता है, हमारे एंटेरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। अगर एंटेरियर अगर बात करूं तो आगे की तरफ तो वो एक तरह का एक एंटेरियर जो लेयर बनाती है, जो एंटेरियर लेयर की अगर बात करूं तो वो हमारी आगे की तरफ तो एक एंटेरियर लेयर ऑफ थोरिसिस फेशिया फॉर्म होती है, और पीछे की अगर बात करूं तो मीडियल लेयर ऑफ थोरिसिस फेशिया। मीडियल की अगर पीछे की मैं बात नहीं करूँगा, आगे की बात करूँगा। तो आगे की तरफ अगर मैं मैंने अभी अभी क्या क्या कहा कि जो क्वाड्रेटर लेम्बर है जो एक फेशिया से कवरिंग होता है आगे की तरफ, उस फेशिया को मैंने क्या बोला कि एंटेरियर लेयर ऑफ थोरिसिस फेशिया। तो एंटेरियर लेयर ऑफ थोरिसिस फेशिया है, ये तो क्या बना रहा है, लेटरल आर्क्यूट्स लिगामेंट्स। बट जो मीडियन आर्क्यूट्स लिगामेंट्स कौन बनाता था, वो मीडियन आर्क्यूट्स लिगामेंट्स बना रहा था हमारी श्वास मेजर का जो फेशिया है जो पीछे की तरफ जा रहा था। तो मैं कह सकता था वहाँ पे, मैंने कहा भी था कि एंटेरियर फेशिया है जो कवरिंग करता है हमारे श्वास मेजर मसल्स को, वो हमारे जनरली ये होता है। उसके बाद में आपको पता ही होगा कि जनरली जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम है हमारा चीफ मसल्स है हमारी रेस्पिरेशंस की। करेक्ट। और ये कोई भी किसी भी तरह के अगर एक्शन के बारे में बात करूं तो अगर मेजर एक्शंस के अगर एक्सपीरेशन कंडीशंस की अगर बात की जाए तो एक्सपीरेशंस के अंदर तो ये कोई भी किसी भी तरह की जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेशन के अंदर तो ये रिलैक्स होती है, और जो इंस्पिरेशंस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। करेक्ट। डायफ्राम। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ, ये तो मेजर है जो आपको अक्सर पढ़ते हो और जनरली जानते हो। उसके बाद में एक और इसका एक्शन है, वो क्या एक्शन है इसका, वो है हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेन। अब एब्डोमिनल स्ट्रेन क्या है कि जब कोई भी किसी भी तरह का अगर डिफिकेंट्स होता है, किसी भी तरह का लेबर होता है, या फिर अपन बोले कि जो फिशेज हैं, कोई भी किसी भी तरह का जब पार्चुरेशन होती है, तो पार्चुरेशंस के समय की अगर बात करूं तो उस एब्डोमिनल प्रेशर है हमारा वो जनरली बढ़ जाता है, और वो इसी मसल्स के कारण जनरली हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में बात करता हूं। तो नर्व सप्लाई की अगर डायफ्राम की मैं बात करूं तो डायफ्राम के अंदर जो बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक के अंदर एक सोनली वर्ड लिखा है,
और मतलब सोनली का मतलब होता है कि सारा का सारा जो नर्व सप्लाई होती है डायफ्राम के अंदर वो हमारी फेनरिक नर्व सप्लाई करती है। बट अगर वीडियो के अंदर अपन देखते हैं तो वीडियो के अंदर कुछ अदर भी नर्व है, जैसे इंटरकोस्टल नर्व है, वो भी नर्व सप्लाई करती है। बट अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछ लेता है डायरेक्ट कि डायफ्राम के अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होगी, तो आप बता दोगे कि फेनरिक नर्व सप्लाई होती है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। अगर ब्लड सप्लाई की अगर मैं ज़भी भी बात करूँ तो ब्लड सप्लाई के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह के जो एक कोई भी किसी भी तरह का लोअर 5 कोस्टल और सब कोस्टल वर्टिब्रेटा है, उसके वो तो क्या उसके अंदर तो क्या है, कोई भी किसी भी तरह की हमारी इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई करती है। बट अगर जो सेंटर पोर्शन की अगर बात की जाए, वो तो बाहर के पोर्शन को सारे के सारे जो बाहर के पोर्शन को कवर कर ये आर्टरी सप्लाई करेगी, इंटरकोस्टल आर्टरी तो। करेक्ट। और जबकि जो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो हमारे एब्डोमिनल अवर्टा करता है। जनरली होता क्या है कि नीचे की तरफ से हमारे क्या है कि एक अवोल्टा निकलता है और वो पीछे की तरफ ये कट जाता है और वो हमारे सेंटर पार्ट को जनरली सप्लाई करता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके इंसर्शन के बारे में। तो मैंने अभी अभी शुरू में कहा था कि इसके जो सारे के सारे ओरिजन हैं, 3 तरह के ओरिजन पढ़े थे, स्टेनम ओरिजन, कोस्टल ओरिजन, लंबर ओरिजन, जिसको वर्टिब्रल ओरिजन भी कहा था मैंने। तो वो जो सारे के सारे ओरिजन तो हो गए, अब वो सारे के सारे इंसर्टेंट कहाँ होते हैं? तो होता क्या है कि जितने भी जो सारे के सारे मैंने अभी राइट क्रस, लेफ्ट क्रस जो बोला, किसके अंदर, वर्टिब्रेटा के अंदर, आर्क्यूट्स लिगामेंट्स, मेडियल आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट, लेटरल आर्क्यूमेंट्स लिगामेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें बोली। करेक्ट। और उसके बाद में जो स्टेर्नम एंगल है, जो आगे की तरफ जो स्टेर्नम जिससे ओरिजन होता है वो हमारे स्टेर्नम एंगल पे ओरिजन होगा। और अगर मैंने कोस्टल की बात की जाती तो लोअर 6 वर्टिब्रेटा से ओरिजन था, वो सारा का सारा प्रोसेस। तो ये सारा का सारा ओरिजन हो गया। अब बात ये आ जाती है कि ये सारा का सारा इंसर्शन कैसे होता है। तो ये जितना भी ओरिजन हुआ, ये सारा का सारा हमारे जो सेंटर पोर्शन है, उस सेंटर पोर्शन की अगर बात की जाए तो सेंटर में एक टेंडन बना लेता है जनरली। करेक्ट। ये सारे के सारे और जितने वो रीजन हुए, ये सेंटर में एक टेंडन बना लेता है। और जो सेंटर में जो टेंडन बना लेता है, ये एक तरह की, अगर मैं सेंटर टेंडन की अगर बात करूं तो ट्रायंगुलर शेप का होता है जनरली। करेक्ट। और वो हमारे अगर उसकी बात की जाए तो वो एक तरह का पार्ट है हमारे हल्ट का। करेक्ट। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, यार ये हल्ट का पार्ट्स कैसे आया होगा। तो एक उसके लिए मैं इसलिए कहा जाता है, कभी भी आपने देखा हो या कभी भी कि बहुत सारी तरह की बुकों के अंदर देख रखा होता है कि इट इज़ अ इंसेपरेबल ऑफ अ हर्ट। जो सेंटर टेंडन है, उस सेंटर टेंडन के लिए एक शब्द लिखा हुआ आता है कि हर्ट से अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हर्ट का ही पार्ट से। करेक्ट। उसके बाद में और हार्ट के भी कौन से, पेरिकार्डियम्स। करेक्ट। पेरिकार्डियम, हार्ट के अंदर जो पेरिकार्डियम है, उस पेरिकार्डियम की जो पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम हार्ट के बाहर की तरफ ले रहे, तो उससे अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि अगर मैं जो हमारा डायफ्राम है वो जनरली डोम शेप का होता है, जनरली ऐसा। करेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ इस तरह से होता है, जो ये वाला जो पोर्शन होता है, राइट पोर्शन, ये थोड़ा ऊपर होता है, और जो लेफ्ट पोर्शन होता है ये थोड़ा नीचे होता है जनरली। और इसके अंदर भी ये जो आर्च है मैंने दिखा रखी है, ये जो आर्च, इसके अंदर लेवर ये होती है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारा जो फंडस है, उस फंडस जो स्टोमक का जो फंडस पार्ट्स है वो जनरली होता है। करेक्ट। उसकी बाद में अपन जानते हैं कि स्टोमक के 4 तरह के पार्ट्स होते हैं। कार्डिक, जिससे इसोफेगस डायरेक्टली ओपन होता है, और फंडस और फाइलोरिस, और एक बॉडी पार्ट्स होता है। करेक्ट। तो ये जो सारा का सारा जो मैंने पढ़ा, ये सारे के सारे इसके अंदर मैंने डायफ्राम के ओरिजिन के बारे में बात की, डायफ्राम की इंसर्शन के बारे में बात की, डायफ्राम की ब्लड सप्लाई के बारे में बात की, डायफ्राम की नर्व सप्लाई के बारे में बात की, और डायफ्राम का एक्शन के बारे में बात की। अब जो मैं कोई भी किसी भी तरह का जो एक अगले वीडियो में मैं थ्योरी के हिसाब से आपको सही से समझा दूंगा, और जो अगला पोर्शन बनेगा अपना वीडियो का, वो कोई भी किसी भी तरह का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जिसमें जो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी।
वैसे मैं इस वीडियो के अंदर नीचे की तरफ मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो सेंड कर दूंगा, और जिसमें जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी मेंशन की है, और ये जो मैंने आज बताया है ये सफिशिएंट है कोई भी किसी भी तरह के वाइवा के प्रपोज के हिसाब से, या कोई भी किसी भी तरह के इंटरनल एग्ज़ाम के हिसाब से, करेक्ट। और जनरली अगर इसको आप अगर डिटेल में लिखोगे तो ये जो मैटर है ये काफ़ी मैटर हो जाता है, और जनरली इतना ही लाइफ मतलब ज़्यादा टाइम तक याद रह पाता है। क्योंकि अपन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा तरह का मैटर अपन पढ़ लेते हैं और वो हमारे दिमाग में उस टाइम तो क्लिक हो जाता है, बट बाद में वो चीज़ें क्या है, दिनों दिन जैसे जैसे टाइम ये कम पड़ता है होता है बढ़ता है, वैसे वैसे वो हमारे माइंड से क्या है चीज़ें थोड़ी लॉस होने लग जाती हैं। इसलिए जो मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें सफिशिएंट बातें बताई है कि कौन के ओरिज़न, इसके इंसर्शन, इसके ब्लड सप्लाई और इसके बारे में। वैसे अगर आपको और चीज़ें देखनी हो तो बीडीसी है और कुछ अदर्स बुक भी है। वैसे मैं बीडीसी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो बनाता हूँ वो बीडीसी को से बनाता हूँ जनरली। तो आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बीडीसी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।